डिस्क्लेमर, यह नॉवेल एक काल्पनिक कहानी पर आधारित है और यह लेखक की सोच का परिणाम है। इसका किसी भी जाति, धर्म, रीति रिवाज या सामाजिक विश्वासों को अपमानित करने का कोई इरादा नहीं है। यह सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से लिखा गया है। साथ ही इसमें 18+ कंटेंट या ऑडियो हो सकता है। यदि आपकी उम्र 18 साल से कम है तो कृपया इससे पहले अपने माता पिता या अभिभावक से अनुमति लो। धन्यवाद। 10 दिशाओं के स्वर्ग 10 परतों में विभाजित हैं, जिनमें से प्रत्येक एक विशाल और असीम दुनिया है। 10 दिशाओं के स्वर्ग में मार्शल आर्ट की साधना का बहुत सम्मान किया जाता है। पहले से 10वें स्वर्ग तक एक स्थानिक अस्थायी पोर्टल प्रत्येक स्वर्गीय क्षेत्र को जोड़ता है। केवल पर्याप्त शक्ति वाले लोग ही इन पोर्टलों से होकर अगले स्वर्गीय क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं और उच्च स्तरों तक पहुंच सकते हैं। किंवदंती है कि 10 दिशाओं वाले स्वर्ग की 10वीं परत में एक आश्चर्यजनक रहस्य छिपा है। जो कोई भी 10वें स्वर्गीय क्षेत्र में प्रवेश करता है वह शाश्वत और अमर अवस्था प्राप्त कर सकता है, हमेशा जीवित रह सकता है और अद्वितीय शक्ति वाला 10 दिशाओं वाला देव राजा बन सकता है। व्यर्थ मेघल साम्राज्य क्लाउड शहर आसमान धुंधला हो रहा था। लगभग रात होने वाली थी। विवान के हाथ में एक काली लोहे की तलवार थी। उसके भीगे हुए कपड़े फटे हुए थे, खून और कीचड़ से सने हुए थे। उसका कुछ हद तक नाजुक चेहरा भी खून से सना हुआ था। इसके बावजूद विवान खुद को जोर से हंसने से नहीं रोक पाया। हाँ, मैं जिंदा वापस आ गया हूँ। हे भगवान, कम से कम तुम्हारे पास कुछ विवेक तो है। सड़क पर अभी भी बहुत से पैदल यात्री थे। उसकी आवाज सुनकर वे सब तिरस्कार के भाव से देखने लगे। पागल, उसके माता पिता लापता हैं। उसका पारिवारिक व्यवसाय बर्बाद हो गया है। क्या वह पागल हो गया है? इस अपशकुन से दूर रहो, नहीं तो तुम्हें कोई बुरी किस्मत मिल जाएगी। पैदल चलने वाले लोग इशारा करके आपस में फुसफुसाने लगे। विवान ने उन्हें अनदेखा किया और एक निश्चित दिशा की ओर चल दिया। विवान का पुनर्जन्म हुआ था। वह मूल रूप से पृथ्वी से था। 10 दिन पहले एक दुर्घटना के कारण वह इस अपरिचित दुनिया में स्थानांतरित हो गया और एक युवा गुरु का शरीर धारण कर लिया। यह युवा गुरु, जिसका नाम उसके जैसा था, मार्शल आर्ट परिवार से नहीं था, लेकिन उसके पिता क्लाउड शहर के सबसे धनी व्यापारी थे, जिनके पास आश्चर्यजनक धन था। विवान को कुछ अवाक महसूस हुआ। इस शरीर के मूल मालिक की यादों को प्राप्त करने के बाद उसने पाया कि यह युवा स्वामी काफी मूर्ख था। 2 साल पहले जब उसके माता पिता लापता हो गए तो इस युवा स्वामी ने बूढ़े बटलर की आपत्तियों के बावजूद अपनी मंगेतर रोहिणी के परिवार गुप्ता परिवार को व्यवसाय का प्रबंधन करने देने पर जोर दिया। नतीजतन 2 साल के भीतर परिवार की संपत्ति पूरी तरह से खत्म हो गई और वह खुद गुप्ता परिवार द्वारा मारा गया। यह तब हुआ जब विवान ने इस युवा स्वामी के शरीर को अपने कब्जे में ले लिया। इससे भी ज्यादा निराशाजनक बात यह थी कि पुनर्जीवित होने के बाद उसने आखिरकार 10 दिन बाद इस अपरिचित दुनिया को स्वीकार कर लिया। वह पहली बार सेन परिवार के पुराने घर से बाहर निकला, लेकिन संयोग से सड़क पर रोहिणी और निखिल को छेड़खानी करते हुए देखा। दोनों तरफ से कुछ पल के आश्चर्य के बाद निखिल ने सीधे उस पर हमला कर दिया। वह 2 जन्मों का एक साधारण व्यक्ति मार्शल आर्ट परिवार से आने वाले निखिल के बराबर कैसे हो सकता था? एक झटके में उसे निखिल ने नीचे गिरा दिया, बांध दिया, शहर के बाहर पीटा और फिर सीधे एक चट्टान से नीचे फेंक दिया। सौभाग्य से चट्टान के नीचे पानी का एक कुंड था, जिसने बमुश्किल उसकी जान बचाई। कुछ कठिन चढ़ाई के बाद वह आखिरकार वापस आ गया। उन 2 बदमाशों, मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा, विवान ने भयंकर रूप से कोसा। इस समय तक आसमान पूरी तरह से काला हो चुका था और हवा कुछ ठंडी लग रही थी। विवान के कपड़े भीग गए थे और ठंडी हवा में उसे छींका गई। जैसे ही उसका कंधा हिलता, लोहे की तलवार के सिरे पर लगी बैंगनी घंटी बजती। उसे यह लोहे की तलवार चट्टान के नीचे एक गुफा में मिली थी। गुफा में चल रही हवा के कारण ही बैंगनी घंटी बजती थी, जिससे वह आवाज का अनुसरण कर सकता था और वापस अपना रास्ता खोज सकता था। मुझे आश्चर्य है कि अन्वी कैसी है, विवान ने खुद से कहा। इस अपरिचित दुनिया में उसकी एक छोटी बहन थी, अन्वी नाम की एक छोटी लड़की। वह बहुत ही अच्छी और समझदार थी। पिछले 10 दिनों से, क्योंकि वह एक अपरिचित दुनिया में स्थानांतरित हो गया था, वह बहुत निराश था और यह अन्वी ही थी जिसने सावधानी पूर्वक उसकी देखभाल की थी। अन्वी के बारे में सोचते हुए विवान एक सौम्य मुस्कान दिखाने से खुद को रोक नहीं सका। अपने शरीर में ठंड और दर्द को सहन करते हुए विवान जल्द ही एक उजाड़ निवास के सामने पहुंच गया। सेन परिवार का पुराना घर आखिरकार वापस आ गया। इतने लंबे समय तक बाहर रहने के बाद अन्वी चिंतित हो गई। विवान धीरे से मुस्कुराया। उसने हाथ बढ़ाकर गेट को धक्का दिया। तभी निवास के अंदर से एक भयभीत महिला की आवाज आई, जिसमें 2 अश्लील हंसी भी शामिल थी, जिसने तुरंत विवान की अभिव्यक्ति को बदल दिया। विवान ने दरवाजा खोला और आवाजों का पीछा करते हुए पीछे के घर में घुस गया। उसने देखा कि निखिल के 2 नौकर माजी और रवि एक छोटी लड़की के कपड़े फाड़ रहे थे।
छोटी लड़की रो रही थी। उसके कपड़े ज्यादातर फटे हुए थे, मुश्किल से उसके शरीर को ढक रहे थे। उसकी त्वचा का ज्यादा हिस्सा खुला हुआ था और उसके चेहरे पर डर का भाव था। मैं तुम्हारे पूर्वजों को बर्बाद कर दूंगा। विवान को क्रोध का ज्वार महसूस हुआ। वह अपने शरीर के दर्द को भूल गया। उसने अपनी लोहे की तलवार रवि पर घुमाई जो करीब था। विवान को आक्रमण करते देख दोनों लोग चौंक गए। तुम छोटे कमीने, वास्तव में तुम मरे नहीं हो। तुमने एक सड़ा हुआ जीवन जिया और फिर भी वापस आने की हिम्मत की। अच्छा है लियो, यह तुम्हें फिर से अपने रास्ते पर भेज देगा। रवि ने व्यंग्य किया और उसका स्वागत करने के लिए अपनी मुट्ठी उठाई। निखिल के सेवक के रूप में रवि ने मार्शल आर्ट की खेती नहीं की थी, लेकिन उसके हाथ से हाथ का मुकाबला कौशल कमजोर नहीं था और उसने विवान को अपनी आंखों में बिल्कुल भी नहीं रखा। मुट्ठी और तलवार एक पल में मिले, लेकिन तलवार से एक शक्तिशाली बल आया जिसने उसे सीधे उड़ा दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम में इतनी क्षमता होगी, छोटे कमीने, माजी ने विवान को घूरते हुए कहा। लेकिन बस इतना ही है, मरने से पहले माजी को अपना हुनर दिखाने दो। माजी ने अपना दाहिना पैर थोड़ा पीछे खिसकाया और मुक्का मारने की मुद्रा में आ गया। एक पल में माजी का रूप नाटकीय रूप से बदल गया, मानो वह एक खूंखार बाघ में तब्दील हो गया हो। भाई, माजी पहले ही मार्शल आर्ट की दहलीज छू चुका है। तुम्हारे जैसे छोटे से आदमी से निपटने के लिए एक मुक्का ही काफी है। रवि ने दुष्टता से मुस्कुराते हुए कहा। छोटे कमीने, अपने आखिरी पलों का आनंद लो। माजी रवि की चापलूसी से काफी खुश था। उसने गर्व से सिर हिलाया, फिर एक ठंडी चीख निकाली और अपनी हथेली घुमाई, जिससे हवा का एक झोंका आया जो विवान की ओर आया। हे, तुम्हें मारना एक महान पुण्य है। मर जाओ, तुम कुत्ते गुलाम हो। विवान पहले से ही गुस्से में था। अन्वी के अस्त व्यस्त कपड़े देखकर और यह याद करके कि कैसे छोटी लड़की ने पिछले कुछ दिनों में उसकी बहुत देखभाल की थी, उसे लगा कि उसके सीने में आग भड़क रही है। उसने अपनी तलवार दोनों हाथों से पकड़ी और पागल भाव से माजी पर हमला कर दिया। लोहे की तलवार घूमी और मूठ पर लगी बैंगनी घंटी भी हिली, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि कोई आवाज नहीं निकली। विवान अब इन बातों के बारे में नहीं सोच सकता था। उसकी नजर अब सिर्फ पास आ रहे माजी पर टिकी थी। उसका एक ही ख्याल था कि माजी को एक ही तलवार के वार से 2 टुकड़ों में काट दिया जाए। मेरे लिए मरो। विवान की आंखें लाल हो गई थी। जैसे ही उसके हाथ नीचे की ओर बढ़े, लोहे की तलवार ने भयंकर वार किया। पफट, एक आवाज के बाद माजी का चेहरा खाली हो गया। उसने मुक्का मारने की मुद्रा बनाए रखी, लेकिन एक हाथ पहले ही उड़ चुका था, जिससे खून की चमकदार धार निकल रही थी। फिर उसका पूरा शरीर कंधे से फट गया। खून बाहर छलक आया और वह सीधा नीचे गिर गया। तलवार के एक ही वार से माजी 2 टुकड़ों में कट गया। रवि दर्द से चीख उठा। माजी, जो पहले ही मार्शल आर्ट की दहलीज को छू चुका था, वास्तव में विवान ने एक तलवार से मार डाला। इस विचित्र और भयानक दृश्य ने उसे इतना डरा दिया कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह अब और रुकने की हिम्मत नहीं कर पाया। भागने के लिए हाथ पैर मारने लगा। रवि की चीख सुनकर विवान चौंक गया, जिससे उसका दिमाग साफ हो गया। भाई, भाई! तभी एक रोती हुई आवाज सुनाई दी। अन्वी के कपड़े अस्त व्यस्त थे और उसका चेहरा कुछ डरा हुआ लग रहा था। विवान चौंक गया। भागते हुए रवि को अनदेखा करते हुए वह जल्दी से अन्वी के पास गया। उसे ढकने के लिए कपड़े का एक टुकड़ा खींचा और एक पल के लिए घबरा गया। डर से कांपती हुई छोटी लड़की को देखकर विवान का दिल दुख गया। मुझे माफ करना अन्वी, बड़ा भाई बेकार है। मैंने तुम्हारी अच्छी तरह से रक्षा नहीं की जब से वह देहांतरण कर चुका है। 10 दिन से ज्यादा समय से अन्वी हमेशा उसकी देखभाल करती रही है, उसके कपड़े धोती रही है और उसके लिए खाना बनाती रही है। वह लंबे समय से उस छोटी लड़की को अपनी बहन मानता था। अब उसे इस तरह के नुकसान को सहते हुए देखकर उसे अच्छा कैसे लग सकता है। अन्वी अभी सिर्फ 8 साल की थी। आज उन 2 कुत्ते दासों की हरकतें जरूर उस पर गहरा मानसिक असर छोड़ेंगी। विवान को लगा जैसे उसकी छाती फटने वाली है। भले ही उसने माजी को मार दिया था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी हत्या का इरादा भरा हुआ था। अन्वी कांप उठी और काफी देर बाद वह अपने डर से उभरी। उसने विवान के कपड़े पकड़े और रोते हुए बोली, उन्होंने कहा कि बिग ब्रदर मर गया है। लेकिन अन्वी को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। बिग ब्रदर अन्वी को नहीं छोड़ेगा। विवान को बहुत दुख हुआ और वह उसे दिलासा देता रहा जब तक कि अन्वी शांत नहीं हो गई। तभी उसने फिर से बात की। कह रही थी, अन्वी, आओ बड़े भाई के साथ यह जगह छोड़ दें। भाई क्यों? अन्वी ने नाक सुर्की। विवान ने मुस्कुराते हुए कहा, यह कुछ भी नहीं है। बड़े भाई तुम्हें सितारों को देखने के लिए बाहर ले जाएंगे। वह निश्चित रूप से अन्वी को सितारों को देखने के लिए बाहर नहीं ले जा रहा था। माजी को उसने मार दिया था, लेकिन रवि बच गई थी। उसे विश्वास था कि रवि निश्चित रूप से निखिल और रोहिणी को बताएगी कि वह अभी भी जीवित है, इसलिए उसे अन्वी को छिपाने के लिए ले जाना पड़ा। ओ ठीक है। अन्वी बहुत आज्ञाकारी थी। विवान ने जल्दी से कुछ कपड़े और सूखा खाना पैक किया, फिर अन्वी को उठाया, अपने शरीर में दर्द को सहते हुए और जल्दी से पीछे के दरवाजे से निकल गया। भागने के कुछ ही समय बाद उसने वास्तव में किसी को घर में घुसते हुए बक्सों और अलमारियों में कुछ ढूंढते हुए सुना, जिसने उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक पैदा कर दी और उसने अपनी गति तेज कर दी। कुछ दूर और दौड़ने के बाद अंधेरे में आग की एक चमक दिखाई दी।
भाई आग, घर में आग लग गई है। अनवी चिल्लाई। विवान ने पीछे देखा। हवेली भयंकर लपटों में गिरी हुई थी। अंधेरे में बहुत तेज चमक रही थी। स्पष्ट रूप से उसने एक उग्र आवाज सुनी, यदि आप उन्हें नहीं ढूंढ सकते हैं तो इसे जला दें। वैसे भी गुप्ता परिवार ने सेन परिवार को लगभग निगल लिया है, इसलिए यह परित्यक्त घर कोई मायने नहीं रखता। इसे जला दो और उन दो छोटे कमीनों को सड़कों पर भटकने दो। विवान कांप उठा। उसने अपने दांत पीस लिए और बिना पीछे देखे अनवी को अपनी बाहों में लेकर भाग गया। अंधेरे में आग और भी भयंकर हो गई और उसमें से चटचट की आवाजें आने लगी। अनवी ने विवान की बाहों में संघर्ष करते हुए बुरी तरह से रोया। उसके छोटे हाथ हवा को पकड़ रहे थे। वह ऐसे रो रही थी जैसे उसका दिल टूट जाएगा। यह घर ही एकमात्र चीज थी जो उसके माता पिता ने उसे छोड़ी थी। विवान ने अनवी को अपनी छाती से कसकर पकड़ लिया, अपने शरीर में दर्द को सहन किया और तेजी से दूर भाग गया। क्लाउड शहर के बाहर एक हरा पहाड़ था। विवान पहाड़ में घुसने से पहले ही रुक गया। अनवी डर और अत्यधिक दुख से बेहोश होकर उसकी छाती पर लेट गई। बेहोशी की हालत में भी उसका छोटा शरीर अभी भी कांप रहा था, मानो वह कोई भयानक दुःस्वप्न देख रही हो, जिससे विवान का दिल दुख रहा था। उसने अंधेरे में जलती हुई आग की ओर देखा और अपने हाथों को कसकर जकड़ लिया। वे बहुत दूर चले गए हैं। पहाड़ों में हवा नम थी और विवान ने आग जलाने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि गुप्ता और राणा परिवार उन्हें खोज लेंगे। उसने अनवी को पकड़ लिया और एक मोटे पेड़ के तने के सहारे झुक गया। दूर अंधेरे में भड़की हुई लपटों को देखता रहा। उसकी आंखें डरावनी लग रही थी। दर्द की लहरें उसके शरीर पर छा गई। साथ ही अचानक उसे नींद भी आने लगी। कुछ ही देर में विवान गहरी नींद में सो गया। मोटे पेड़ के तने से टिककर विवान ने एक सपना देखा। सपने में वह एक विशाल और असीम आकाश पर खड़ा था। दूर तक देख रहा था, जहाँ 9 धुंधली आकृतियाँ खड़ी थी। 9 आकृतियों के बीच में एक लंबी तलवार चमक रही थी। अचानक 9 आकृतियाँ हिलने लगी और एक साथ बीच में रखी लंबी तलवार तक पहुँचने लगी। विवान की आंखें चौड़ी हो गई। उसी क्षण 9 आकृतियाँ लड़ने लगी। उसने देखा कि आकाश ठहरा रहा है, धरती डूब रही है, बिजली के बोल्ट नीचे गिर रहे हैं और दिव्य प्रकाश की किरणें ऊपर उठ रही हैं, मानो दुनिया नष्ट हो रही हो। उसके बाद दृश्य फिर बदल गया। उसने बादलों से एक लंबी तलवार गिरते हुए धुंधली बाधाओं की परतों को पार करते हुए सीधे उसकी ओर बढ़ती देखी। अरे बाप रे! विवान चिल्लाया। अचानक उसकी आंखें खुल गई। उसका माथा ठंडे पसीने से भर गया। रात अभी भी अंधेरी थी। वह अभी भी अपने पीछे मोटे पेड़ के तने से टिका हुआ था और अनवी उसकी बाहों में लेटी हुई थी, शायद इसलिए कि वह बहुत दुखी थी। वह उसके चिल्लाने से नहीं जागी। विवान ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा। अभी जो सपना देखा था वह बहुत भयानक था। अंत में उसकी ओर उड़ती हुई वह लंबी तलवार दृश्य बस बहुत वास्तविक था। उसने राहत की सांस ली, फिर अचानक चौंक गया। तलवार, उसके हाथ में तलवार कहाँ थी? उसे याद आया कि जब वह अनवी को पकड़े हुए था तो लोहे की तलवार हमेशा उसके दाहिने हाथ में थी, लेकिन अब वह चली गई थी। अभी अभी के सपने के बारे में सोचते हुए विवान को पसीने आ गए। उसने अपने आसपास देखा और अचानक देखा कि उसकी हथेली से एक हल्की चमक निकल रही है। उसने अपना दाहिना हाथ अपनी आंखों के करीब लाया और उसकी पुतलियां सिकुड़ गई। इस समय उसकी हथेली में एक तलवार का पैटर्न दिखाई दिया था और इस तलवार के पैटर्न की शक्ल बिल्कुल वैसी ही थी जैसी लोहे की तलवार उसने चट्टान के नीचे से उठाई थी। यह विवान की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गई। तभी एक तेज दर्द ने उसके दिमाग पर हमला किया। विवान को लगा जैसे किसी भारी हथौड़े ने उसके सिर पर वार किया हो और चुभने वाले दर्द ने उसे लगभग चीखने पर मजबूर कर दिया। हालांकि यह दर्द ज्यादा देर तक नहीं रहा और जल्द ही ठीक हो गया। विवान पसीने से लथपथ था और फिर वह फिर से चौंक गया। इस समय कई रहस्यमय और जटिल चीजें अचानक उसके दिमाग में उभरी। तावीज, दिव्य पैटर्न, दाव सील, विभिन्न अजीब रोशनी, चमकती, चमकदार और शानदार। अंत में एक अस्पष्ट प्राचीन शास्त्र उसके दिमाग में गूंज उठा। विवान घबरा गया। यह क्या है? कोई साधना तकनीक? इस विचार से विवान का दिल कांप उठा। उसने इस शरीर की सभी यादों को आत्मसात कर लिया था और जानता था कि वह जिस दुनिया में था वह एक ऐसा देश था जो मार्शल आर्ट का सम्मान करता था। मार्शल आर्ट साधना थी, सभी युवाओं का सपना, और हर साल अनगिनत लोग मार्शल आर्ट के मार्ग पर चलना चाहते थे। हालांकि साधना के लिए तकनीकों की आवश्यकता होती थी जिन्हें प्राप्त करना मुश्किल था। यहाँ तक कि छोटे कुलीन परिवारों के पास भी आमतौर पर यह नहीं होते थे। इस उत्तरी ज्वाला साम्राज्य में शक्तिशाली साधना तकनीकों को ज्यादातर साम्राज्य द्वारा नियंत्रित किया जाता था। उदाहरण के लिए क्लाउड शहर में विशाल शहर और उसके आसपास केवल उत्तरी ज्वाला साम्राज्य द्वारा स्थापित 9 यांग मार्शल अकादमी और कुछ मार्शल आर्ट परिवारों के पास ही साधना तकनीकें थी। हालांकि साधारण मार्शल आर्ट परिवारों के पास जो साधना तकनीकें थी वे 9 यांग मार्शल अकादमी की तुलना में बहुत सामान्य और बहुत ही निम्न थी। इसके अलावा मार्शल आर्ट परिवार अपनी साधना तकनीकों को बाहरी लोगों को नहीं देते थे, इसलिए हर साल मार्शल आर्ट की आकांक्षा रखने वाले अनगिनत उत्साही युवा 9 यांग मार्शल अकादमी में प्रवेश पाने के लिए जी जान से लड़ते थे, अकादमी के शिष्य बनने की उम्मीद करते थे और इस तरह शक्तिशाली साधना तकनीकें सीखते थे। वास्तव में साधना के मार्ग पर आगे बढ़ते थे।
विवान खुद एक मार्शल आर्ट परिवार से नहीं था और 9 यांग मार्शल अकादमी में कभी शामिल नहीं हुआ था, लेकिन अब उसने एक साधना तकनीक प्राप्त कर ली होगी। वह कैसे चौंक नहीं सकता था। गहरी सांस लेते हुए विवान ने जल्दी से उन चीजों को सुलझाया जो उसके दिमाग में उमड़ रही थी। 1 घंटे बाद उसकी आंखें चमक उठी। उसने वास्तव में साधना तकनीकों का एक पूरा सेट सुलझा लिया था। शरीर को संयमित करना, दिव्य कला, 4 चरम सीमाएं, शास्त्र, मार्शल आर्ट साधना में बॉडी टेम्परिंग क्षेत्र प्रवेश स्तर है। यह क्षेत्र मुख्य रूप से मांस और रक्त को परिष्कृत करने और मेरिडियन और हड्डियों को गढ़ने पर केंद्रित है। साधना तकनीकों के बिना भी साधारण लोग अपने आप साधना कर सकते हैं। हालांकि साधना तकनीकों के बिना साधारण लोग केवल बॉडी टेम्परिंग 5वीं परत तक ही पहुंच सकते हैं, जिसके बाद आगे की प्रगति लगभग असंभव है। यही कारण है कि खेती की तकनीकें अत्यंत मूल्यवान हैं। विवान ने अपने मन को शांत किया और 4 चरम शास्त्रों को समझना शुरू कर दिया। जितना अधिक उसने पढ़ा उतना ही वह हैरान हो गया। आमतौर पर साधारण शरीर तड़का साधना तकनीक केवल शरीर तड़का 9वीं परत तक ही विकसित की जा सकती है, लेकिन इस 4 चरम शास्त्र को अनिश्चित काल तक विकसित किया जा सकता है, जिससे भौतिक शरीर को अंतहीन रूप से मजबूत किया जा सकता है। यह बस एक शीर्ष स्तरीय शरीर तड़का दिव्य कला है। विवान का तो यहाँ तक मानना था कि संपूर्ण उत्तरी यांग साम्राज्य को 4 चरम शास्त्रों के बराबर कोई शारीरिक तड़का लगाने की विधि नहीं मिल सकती। विवान की आंखें दृढ़ थी और वह अपनी मुट्ठियां भींच के अलावा कुछ नहीं कर सका। 4 चरम सीमाओं के शास्त्र के साथ वह वास्तव में साधना के मार्ग पर चल सका। मार्शल आर्ट साधना, यह दुनिया सचमुच आकर्षक है। विवान ने खुद से कहा। यह पहली बार था जब वह साधना से रूबरू हुआ था और सच कहूँ तो विवान थोड़ा उत्साहित और अविश्वासी था। हालांकि 2 जीवन जीने के बाद उसकी मनस्थिति अंततः आम लोगों की तुलना में बहुत बेहतर थी और वह जल्दी ही शांत हो गया। उसने अपनी बाहों में सो रही छोटी लड़की की ओर देखा, फिर अपना सिर घुमाकर अंधेरे में मंद पड़ती आग की रोशनी को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उठी। मोसे गुप्ता, यूं बस तुम इंतजार करो। उसने अपनी मुट्ठियां भींची। चांदनी पानी की तरह थी और धरती पर हल्की चांदी की चमक बिखरी हुई थी। विवान ने मोटे पेड़ के तने से टिककर सो रहे अन्वी को देखा, अपनी आंखें बंद की और एक विशेष आवृत्ति पर सांस लेना शुरू कर दिया। दूर से तारों की रोशनी धागों में संघनित हो रही थी, एक एक करके उसके शरीर में विलीन हो रही थी। बहुत रहस्यमय। वह 4 अतियों के धर्म व्रतों का पालन कर रहा था। जैसे ही तारों की रोशनी उसके शरीर में प्रवेश करती है, वह जल्दी ही संतृप्ति तक पहुंच जाती है। विवान ने 4 चरम शास्त्रों को प्रसारित करना शुरू कर दिया और एक पल में उसके भीतर की तारों की रोशनी तेज ब्लेड में बदल गई, जो उसके मांस और खून को बुरी तरह से काट रही थी, मानो उन्हें फिर से गढ़ रही हो। विवान को बहुत तेज दर्द हुआ और उसका माथा पसीने से भर गया। वह जोर से चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसने बलपूर्वक इसे सहन किया। अन्वी अभी भी उसके पास थी और वह सो रही छोटी लड़की को जगाना नहीं चाहता था। रात के आसमान में तारों की रोशनी बरस रही थी और विवान के शरीर में प्रवेश कर रही थी। इस समय विवान ने 4 चरम शास्त्रों को प्रसारित किया। अत्यधिक दर्द सहते हुए, अपने दांत पीसते हुए, पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें एक एक करके उसके गालों से टपकने लगी। धीरे धीरे हवा और गड़गड़ाहट की आवाजें विवान के शरीर में गूंजने लगी और साथ में होने वाला दर्द और भी तीव्र हो गया। उस रात मोटे पेड़ के तने से टिककर विवान ने भयंकर दर्द सहा। 4 चरम शास्त्रों को बार बार दोहराया। कई बार वह दर्द से लगभग बेहोश हो गया, लेकिन उसने बलपूर्वक विरोध किया। कई बार अपनी सीमाओं को तोड़ दिया। जल्द ही आकाश में तारे गायब हो गए और क्षितिज पर प्रकाश की एक झलक दिखाई दी। जैसे जैसे सुबह होने लगी, पहाड़ों की हवा में नमी की महक आने लगी। विवान ने अपनी आंखें खोली। पूरी तरह तरोताजा और स्फूर्ति महसूस कर रहा था। उसका पूरा शरीर शक्ति से भर गया था। यह एक मार्शल कलाकार का प्रशिक्षण है। यह सचमुच अद्भुत है, विवान ने बड़बड़ाया। पूरी रात की साधना के बाद अब वह शारीरिक तड़का लगाने की 3री परत तक पहुंच गया था। बॉडी टेम्परिंग क्षेत्र को 9 परतों में विभाजित किया गया है। पहली 3 परतें मांस और रक्त को टेम्पर करती हैं। बीच की 3 परतें टेंडन और हड्डियों को टेम्पर करती हैं और अंतिम 3 परतें आंतरिक अंगों को टेम्पर करती हैं। एक मार्शल कलाकार बॉडी टेम्परिंग 9वीं परत तक पहुंचने के बाद वे अपने पूरे शरीर में एक्यूपंक्चर बिंदुओं को उत्तेजित करने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी से अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा खींचते हैं। सभी मेरिडियन को शरीर के भीतर दिव्य मेरिडियन बनाने के लिए जोड़ते हैं, जिससे अगले क्षेत्र में पहुंचते हैं, जिसे दिव्य मेरिडियन क्षेत्र कहा जाता है। दिव्य मेरिडियन क्षेत्र में भी 9 परतें हैं। एक मार्शल कलाकार द्वारा 9 दिव्य मेरिडियन को संघनित करने के बाद वे अपने सिर में दिव्य चेतना का एक समुद्र खोलने के लिए इन 9 दिव्य मेरिडियन की शक्ति को इकट्ठा करते हैं, जिससे उन्हें स्वर्ग और पृथ्वी का निरीक्षण करने, सभी चीजों का विश्लेषण करने और अत्यंत भयानक शक्ति प्राप्त करने की अनुमति मिलती है। इस क्षेत्र को चेतना का सागर क्षेत्र कहा जाता है और चेतना के सागर क्षेत्र में मार्शल कलाकारों के पास असाधारण युद्ध शक्ति होती है। यहाँ तक कि साम्राज्य के शाही परिवार को भी उनका सम्मान करना चाहिए। उसके बाद बेहद शक्तिशाली स्काई सोरिंग क्षेत्र है। इस क्षेत्र में मार्शल कलाकार अपनी इच्छा अनुसार स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते हैं और हवा में उड़ भी सकते हैं। उनकी शक्ति असीम है।
स्काई सोरिंग क्षेत्र के विशेषज्ञ के सामने साम्राज्यवादी शक्ति सिर्फ एक मजाक है। अगर ऐसा विशेषज्ञ चाहे तो साम्राज्य को नष्ट करना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं होगा। बॉडी टेम्परिंग, डिवाइन मेरिडियन, सी ऑफ कॉन्शियसनेस, स्काई सोरिंग मार्शल आर्टिस्ट की दुनिया वास्तव में दिलचस्प है। विवान ने मन ही मन सोचा, फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली, जिससे उसका शरीर धीरे धीरे बॉडी टेम्परिंग थर्ड लेयर की शक्ति के अनुकूल हो गया। आसमान पूरी तरह से चमक उठा था। पहाड़ पर खड़े होकर कोई भी क्लाउड शहर में झुलसे हुए सेन परिवार के पुराने निवास को साफ साफ देख सकता था। अन्वी पहले ही जाग चुकी थी। धीरे धीरे रोते हुए उसने निवास की दिशा में देखा। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। अन्वी, रो मत, तुम्हारा भाई अभी भी तुम्हारे पास है। विवान ने उसे धीरे से दिलासा दिया। अन्वी ने अपने आंसू पोंछे और एक प्यारी सी मुस्कान बिखेरते हुए कहा, मॉम, बड़े भाई के यहाँ होने से अन्वी को किसी चीज का डर नहीं है। विवान को अपनी नाक में दर्द महसूस हुआ। वह कैसे नहीं देख पाया कि छोटी लड़की की मुस्कान जबरदस्ती थी। वह और भी स्पष्ट रूप से जानता था कि अन्वी नहीं चाहती थी कि वह चिंता करे। वह 8 साल की लड़की थी, फिर भी वह पहले से ही इतनी विचारशील थी। अच्छा बनो अन्वी, भाई कसम खाता है जो कुछ वे हम पर बकाया है, भाई उन्हें दोगुना वापस कर देगा। उसने कहा। दिन निकल चुका था, लेकिन विवान क्लाउड शहर वापस नहीं लौटा। इसके बजाय वह अस्थायी रूप से ग्रीन माउंटेन में रहा। अगले दिनों में उसने लगातार 4 चरम शास्त्रों की साधना की। कभी कभी अपने दिमाग में आने वाले अजीब पैटर्न को ब्राउज किया। आखिरकार उसने 2 रूपों के चरणों नामक रहस्यमय आंदोलन तकनीकों का एक सेट भी व्यवस्थित किया। स्विश स्विश स्विश। ग्रीन माउंटेन के अंदर विवान तेजी से आगे बढ़ रहा था। हालांकि उसके चारों ओर घने पेड़ और बेहद संकरी खाई थी, जिससे चलना भी मुश्किल हो रहा था। विवान की गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी और उसका फुटवर्क असाधारण रूप से चुस्त था, जिससे वह हमेशा हर खाई से तेजी से निकल जाता था। थोड़ी देर बाद विवान रुक गया। यह 2 फोम स्टेप्स वास्तव में असाधारण है। जब मैं इनका उपयोग करता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैं बादलों और धुंध के बीच उड़ रहा हूँ। विवान ने मन ही मन सोचा। उसने अपने माथे से पसीना पोंछा, थोड़ी देर आराम किया और फिर अपनी साधना शुरू कर दी। समय तेजी से बीत गया। पलक झपकते ही 5 दिन बीत गए। इस दिन विवान अपनी साधना से जागा और क्लाउड शहर की ओर देखा। क्लाउड शहर में 9 सूर्य मार्शल अकादमी नामक एक मार्शल आर्ट अकादमी थी, जो हर साल इस दिन शिष्यों की भर्ती करती थी। विवान ने 9 सूर्य मार्शल अकादमी में आवेदन करने की योजना बनाई। हालांकि उसके पास एक उच्च स्तरीय शारीरिक तड़का साधना पद्धति थी, लेकिन साधना केवल एक पद्धति होने के बारे में नहीं थी। इसके लिए अपार संसाधनों की भी आवश्यकता थी। इन संसाधनों में कई पहलू शामिल थे, जैसे कि अमृत, अमर जड़ी बूटियाँ, मार्शल कौशल और विशेष साधना मैदान अन्य। उसके लिए इन संसाधनों को अपने दम पर हासिल करना मुश्किल होगा, लेकिन 9 सन्स मार्शल अकादमी उन्हें प्रदान कर सकती है। उसे अधिक शक्तिशाली बनने और साधना के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ने की आवश्यकता थी। इसलिए उसे 9 सूर्य मार्शल अकादमी में प्रवेश करना पड़ा। जब तक वह 9 सूर्य मार्शल अकादमी में प्रवेश कर सकता था और वहां अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकता था, तब तक उसे पुरस्कारों की एक सतत धारा प्राप्त होगी, चाहे वे अमृत हो, शक्तिशाली मार्शल कौशल हो या आश्चर्यजनक खजाने हो। उसे इन चीजों की बहुत आवश्यकता थी। अन्वी, चलो शहर वापस चलें। उसने अन्वी से कहा। हम। अन्वी ने जवाब दिया, फिर फुसफुसाया, लेकिन बड़े भाई, क्या कोई खतरा होगा? विवान जानता था कि अन्वी किस बात को लेकर चिंतित थी और उसने प्यार से छोटी लड़की के सिर पर हाथ फेरा। चिंता मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए बड़ा भाई अन्वी की रक्षा करेगा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। वसंत ऋतु के आरंभ में 9 सन्स मार्शल अकादमी के सामने का चौक पहले से ही लोगों से भरा हुआ था। यह दिन अकादमी का वार्षिक शिष्य भर्ती दिवस था और अनगिनत लोग आवेदन करने आए थे। चौक के किनारे पर विवान और अन्वी आ गए। वह अन्वी को वापस सेन परिवार के पुराने निवास में नहीं ले गया। पुराना निवास इतना जल गया था कि उसे पहचानना मुश्किल हो गया था और वह नहीं चाहता था कि अन्वी इस दृश्य को देखकर दुखी हो। ऐसा कहा जाता है कि इस मूल्यांकन के लिए कई मजबूत व्यक्ति आए हैं, जिनमें से कुछ पहले ही बॉडी टेम्परिंग के चौथे चरण के शिखर पर पहुंच चुके हैं और वे अभी भी बहुत युवा हैं। इस वर्ष उनकी उम्र 16 भी नहीं हुई है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यह पागलपन है। यह झूठ कैसे हो सकता है? और ऐसा कहा जाता है कि ऐसे कई मजबूत दावेदार हैं। तो फिर क्या हमारे पास कोई उम्मीद नहीं है? 9 सन्स मार्शल अकादमी हर साल शिष्यों की भर्ती करती थी, लेकिन पदों की संख्या सीमित थी। अधिकतम 150 लोगों की ही भर्ती की जाती थी। अगर बहुत सारे मजबूत दावेदार होते तो अकादमी में प्रवेश पाने की दूसरों की उम्मीद कम हो जाती और यह लोग स्वाभाविक रूप से चिंतित होते। विवान आश्चर्यचकित था। उसके दिल में हल्का सा झटका लगा। अभी 16 साल की भी नहीं हुई थी और बॉडी टेम्परिंग के चौथे चरण के चरम पर थी। सचमुच पागलपन था। 4 चरम शास्त्र और 2 रूपों के चरणों के साथ और स्वयं बॉडी टेम्परिंग थर्ड स्टेज पर होने के कारण अकादमी में प्रवेश करना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। विवान ने मन ही मन सोचा। वह सोच ही रहा था कि अचानक उसे लगा कि दूर से कई लोग उस पर नजरें गड़ा रहे हैं।
वह पलटा और उसका चेहरा तुरंत ठंडा हो गया। लगभग 1 दर्जन फीट की दूरी पर निखिल का नौकर रवि मुस्कुराते हुए उसकी ओर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। तुम छोटे कमीने, मुझे पता था कि तुम 9 सन्स मार्शल अकादमी में आवेदन करने आए हो। यह व्यर्थ नहीं था कि मैं यहाँ इंतजार कर रहा था। रवि के पीछे 6 अन्य लोग थे, 5 हट्टे-कट्टे आदमी और एक अधेड़ उम्र का आदमी। पांचों हट्टे-कट्टे आदमी भयंकर और खतरनाक दिख रहे थे, जबकि अधेड़ उम्र का आदमी अपने हाथों को पीछे करके खड़ा था। उसके चेहरे पर एक उदासीन भाव था। विवान की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई जब उसने रवि को देखा जो उसकी ओर आ रही थी। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी। वह सोच रहा था कि इस कुत्ते जैसे नौकर को कैसे ढूंढा जाए। भाई, अनवी घबरा गया, विवान के पीछे छिप गया, अपने कपड़ों को कसकर पकड़ लिया। विवान ने मुड़कर घुटनों के बल बैठकर अनवी के सिर को धीरे से थपथपाया। डरो मत अनवी, तुम्हारा भाई यहाँ है। उसने अनवी को वहीं रहने को कहा और फिर मुड़कर रवि और उसके समूह की ओर देखा। रवि और माजी ने कुछ दिन पहले अनवी के साथ जो किया था वह अभी भी उसके दिमाग में था। वह भूला नहीं था। वह अब अनवी का बड़ा भाई था और अनवी इस अजीब नई दुनिया में उसका एकमात्र परिवार था। उसकी छोटी बहन। वह अपनी बहन को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी व्यक्ति को कभी माफ नहीं करेगा। माजी पहले ही मर चुका था और इस रवि को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ी। उनके आसपास कई लोगों ने यह हंगामा देखा और उधर देखने लगे। यह वही है सेन परिवार का वह बच्चा रोहिणी का मंगेतर। कुछ दिन पहले सेन परिवार के पुश्तैनी घर को निखिल के घर के गुलामों ने जला दिया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह बच्चा अभी भी जिंदा होगा। उसकी जीवन शक्ति काफी मजबूत है। इससे क्या फर्क पड़ता है, वह अभी भी खतरे में है। निखिल को हमेशा से ही रोहिणी में दिलचस्पी रही है। वह सेन परिवार के बच्चे को कैसे बर्दाश्त कर सकता है। अगर सेन परिवार मजबूत रहता तो सब ठीक रहता, लेकिन अब इस बार वह लड़का वाकई बर्बाद हो गया है। निखिल कुंजी नहीं है। कुंजी उसका बड़ा भाई नकुल है जो एक भयानक व्यक्ति है। ऐसा कहा जाता है कि वह दिव्य मेरिडियन क्षेत्र में पहुंच गया है और शाही अभियान सेना में सेवा करता है, जिससे वह बेहद दुर्ज हो जाता है। ऐसे भयानक बड़े भाई के साथ विवान निखिल के खिलाफ कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकता है। उसे केवल आसानी से कुचला जा सकता है। मत भूलो निखिल के एक चाचा भी हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे 9 यांग मार्शल अकादमी के बुजुर्ग हैं। वह मूल रूप से क्लाउड शहर का सबसे अमीर व्यापारी था, लेकिन उसने इस हद तक गिरने की उम्मीद नहीं की थी। कितना दयनीय है, किसी ने फुसफुसाया। चौक में मौजूद ज्यादातर लोग 9 यांग मार्शल अकादमी में आवेदन करने वाले युवा थे और उनमें से कई फेंगजियान शहर में पले बढ़े थे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से विवान की स्थिति के बारे में अच्छी तरह से जानते थे। ये लोग विवान को देखते हुए बार बार अपना सिर हिला रहे थे, यह मानते हुए कि विवान के लिए बहुत बुरा समय आने वाला है। रवि भयावह ढंग से मुस्कुराता हुआ पास आया। उसके हाथ पैर तोड़ दो और उसे यंग मास्टर मो के सामने ले आओ। रवि ने 5 तगड़े आदमियों को निर्देश दिया, फिर विवान को एक दुष्ट मुस्कान के साथ देखा। ओ, और अपनी बहन की चिंता मत करो, मैं उसकी अच्छी देखभाल करूंगा। हे जाना, रवि चिल्लाया। उन 6 लोगों में से 5 हट्टे-कट्टे आदमी विवान की ओर भयावह मुस्कान के साथ मुट्ठियां चटकाते हुए चले आए। विवान की अभिव्यक्ति उदासीन थी। इससे पहले कि 5 करीब आ पाते, वह पहले आगे बढ़ा, झपट्टा मारते हुए उनके सामने आया। उसकी दाहिनी मुट्ठी बंद थी और उसने निर्दयता से उसे घुमाया। टकराना। विवान के मुक्के से सामने वाले आदमी की नाक टूट गई। वह तुरंत दर्द से चीखने लगा और खून बहने लगा। अन्य 4 लोग चौंक गए और उन्होंने एक मुक्का मारा। दुर्भाग्य से वर्तमान विवान कुछ साधारण मजबूत पुरुषों के लिए कोई मुकाबला नहीं था। शारीरिक शोधन तीसरी परत की ताकत कुछ ऐसी नहीं थी जिसे हल्के में लिया जा सके। बस एक पल में 4 मजबूत पुरुषों को क्रमिक रूप से उड़ा दिया गया। जमीन पर गिर गए और लगातार कराह रहे थे। क्या यह सेन परिवार का बच्चा है? क्या यह अफवाह नहीं थी कि वह कमजोर और बीमार था? अब यह है। कई लोग आश्चर्यचकित थे। उनके चेहरे अविश्वास से भरे हुए थे। रवि की अभिव्यक्ति बदल गई। यह 5 ताकतवर लोग माजी से ज्यादा ताकतवर थे। पिछली बार उन दोनों को विवान के हाथों बहुत नुकसान हुआ था और माजी मारा गया था। यही वजह थी कि उसने इन 5 खूंखार गुंडों को इस जगह की रखवाली के लिए लाया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह 5 विवान द्वारा इतनी आसानी से गिरा दिए जाएंगे। तुम्हारी हिम्मत जवाब देने की है। तुम में हिम्मत है, बस तब तक रुको जब तक मैं तुम्हारे साथ बाद में निपट लूं। रवि ने विवान को बुरी तरह घूरा, फिर उसके बगल में खड़े अधेड़ उम्र के आदमी को चापलूसी भरे भाव से देखा और कहा, भगवान ल्यू, कृपया अपना कदम बढ़ाओ, लेकिन उसकी जान मत लो। बस उसके हाथ पे अपंग कर दो। मुझे अभी भी उसे जीवित रखना है ताकि मैं युवा स्वामी को रिपोर्ट कर सकूं। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का नाम रामू था, जो राणा परिवार का रक्षक था, जो पहले से ही शारीरिक शोधन साधना के पहले स्तर पर था। इस बार रामू ने निखिल के सम्मान के कारण रवि के अनुरोध पर यहाँ आने के लिए सहमति व्यक्त की। रवि की बातें सुनकर रामू ने सिर हिलाया और एक कदम आगे बढ़ गया। अपने ही हाथ पे अपंग कर लो। मैं कोई कदम नहीं उठाना चाहता, रामू ने विवान को घूरते हुए उदासीनता से कहा। सिर्फ तुम? विवान की अभिव्यक्ति ठंडी थी। रामू की आंखें तुरंत ठंडी हो गईं।
तुम कृष्ण हो। जैसे ही उसने यह कहा, रामू ने विवान की ओर मुक्का मारा। जैसे ही उसने मुक्का मारा, हवा का एक तेज झोंका आया जो शक्तिशाली और दबंग था। विवान ने ठंडी सांस ली, न तो चकमा दिया और न ही टालमटोल की, और उसने भी मुक्का मारकर उसका जवाब दिया। टकराना आया, रामू चिल्लाया। उनकी मुट्ठियां आपस में टकराईं और विवान के मुक्के से उसकी उंगलियों की हड्डियां तुरंत चकनाचूर हो गईं। वह खुद भी पीछे की ओर उड़ गया, हवा में लुढ़कता हुआ जमीन पर गिर गया, फिर से उठ नहीं पाया। रवि की पुतलियां चौड़ी हो गईं और उसका चेहरा तुरंत बदल गया। असंभव, रवि चीखी। रामू, जो शारीरिक शोधन की पहली परत पर था, विवान के मुक्के से उड़ गया। डर ने उसके दिल को जकड़ लिया और वह भागने के लिए मुड़ा। दुर्भाग्य से उसकी गति विवान के सामने कुछ भी नहीं थी। वह सिर्फ 3 डग ही भागा था कि विवान ने पीछे से आकर उसे पकड़ लिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। युवा मास्टर लिन, मत मारो मुझे, मैं गलत था। कृपया अपनी महान उदारता में मुझे छोड़ दो। रवि ने दया की भीख मांगी। तुम्हें छोड़ दूं? क्या यह संभव है? विवान ने उपहास किया। उसे याद आया कि उस दिन पैतृक घर में क्या हुआ था और अन्वी का कांपता हुआ चेहरा, और उसकी आंखों में एक क्रूर चमक चमक उठी। उसने अपना दाहिना पैर उठाया, उसके पैर पर हवा का एक झोंका आया और उसने रवि को जोर से जांघों के बीच में लात मारी। रवि ने सुअर जैसी चीख मारी। उसकी जान से खून बहने लगा और वह दर्द से बेहोश हो गया। उनके आसपास खड़े कई दर्शक दंग रह गए। कितना निर्दयी! अब वह बिल्कुल अपंग हो गया है। किसी ने फुसफुसाया और भी अधिक काम उठे। अवचेतन रूप से अपनी जांघों की रक्षा करते हुए वह लात वास्तव में क्रूर थी। विवान वास्तव में रवि को मारना चाहता था, लेकिन आज 9 यांग मार्शल अकादमी की भर्ती का एक महत्वपूर्ण दिन था। अगर वह रवि को यहाँ मार देता तो वह 9 यांग मार्शल अकादमी में प्रवेश करने की अपनी योग्यता खो सकता था। इसलिए उसने अपनी हत्या की मंशा को दबा दिया। चारों ओर भीड़ आवाक स्तब्ध थी। कितने क्रूर तरीके! किसी ने फुसफुसाया। कई लोगों के चेहरे पर अजीब भाव थे। यह युवा क्लाउड सिटी के ही थे और वे विवान को काफी अच्छी तरह जानते थे। उनकी छाप में विवान हमेशा सज्जन या यूं कहें काहिल रहा था, लेकिन अब उनकी आंखों में विवान पूरी तरह से बदल गया लग रहा था और यह विरोधाभास उन्हें बहुत हैरान कर गया। रास्ता छोड़ो, कुछ ही दूरी पर हलचल हुई। भीड़ को एक तरफ धकेला गया और एक आदमी और एक महिला बाहर निकले। आदमी बैंगनी रंग के कपड़े पहने था, उसकी कमर पर एक लंबी तलवार थी और वह बेहद हैंडसम था। महिला की त्वचा गोरी थी और उसके कंधों पर लंबे बाल लटके हुए थे जो एक आकर्षक आकर्षण बिखेर रहे थे, जिससे वह एक दुर्लभ सुंदरी लग रही थी। जब विवान ने इन दोनों को देखा तो उसके चेहरे पर स्नेह और गहरा हो गया। यह आदमी और महिला निखिल और रोहिणी थे। रोहिणी ने विवान पर नजर डाली। उसकी आंखों में थोड़ी हैरानी थी, लेकिन यह हैरानी जल्दी गायब हो गई। उसकी अभिव्यक्ति फिर से उदासीन हो गई, कुछ हद तक ठंडी और अभिमानी लग रही थी, जैसे एक सफेद हंस। निखिल ने रवि और दूसरों पर नजर डाली, फिर विवान पर कोल्डली देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने लचीले होगे। कुछ दिनों के बाद तुमने वास्तव में कुछ हुनर हासिल कर लिया है। राणा परिवार क्लाउड सिटी में एक बहुत प्रसिद्ध परिवार था। निखिल हमेशा रोहिणी के प्रति जुनूनी था, इसलिए वह विवान के अस्तित्व से बहुत नाखुश था। हालांकि सेन परिवार अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले था और रोहिणी पहले ही उसके साथ हो गई थी। जब तक विवान जीवित था वह बहुत असहज महसूस करता था। स्वर्ग को तुम जैसे कचरा बीनने वाले पसंद नहीं आए, इसलिए उसने मुझे जीने दिया और तुम्हें नर्क भेजने के लिए कुछ अच्छे उपहार दिए। विवान शरारती तरीके से मुस्कुराया। निखिल ने फ्राउनिंग करते हुए कहा, तुम मुझे कचरा बीनने वाला कह रहे हो? बेशक। विवान ने कंधे उचकाए, रोहिणी पर नजर डाली और कहा, मुझे यह औरत अब नहीं चाहिए। तुम्हें वह कचरा चाहिए जो मुझे नहीं चाहिए। तो तुम कचरा बीनने वाले के अलावा और क्या होगे? जैसे ही यह शब्द निकले, निखिल का चेहरा तुरंत बहुत बदसूरत हो गया। एक आदमी के लिए एक ऐसी औरत को लेना जिसे दूसरे आदमी ने रिजेक्ट कर दिया हो, निसंदेह बहुत अपमानजनक था। तुमने मुझे क्या कहा? रोहिणी चीखी। उसे बचपन से लाड़ प्यार किया गया था, एक राजकुमारी की तरह, और किसी ने भी उसे इस तरह अपमानित करने की हिम्मत नहीं की थी। विवान ने उस पर नजर डाली और कहा, ठीक से नहीं सुना? ठीक है, मैं फिर से कहूँगा। रोहिणी, तुम बेशर्म कुल्टा, मुझे तुम अब नहीं चाहिए। आज से मैं तुम्हें आधिकारिक तौर पर तलाक देता हूँ। तुम सस्ती औरत उस सुंदर लड़के के साथ जाकर रहो। मैं तुम दोनों को जल्दी अंडरवर्ल्ड की यात्रा की शुभकामनाएं देता हूँ। खुश। भीड़ में क्लाउड सिटी में बड़े हुए युवा स्तब्ध थे। क्या यह वास्तव में वही विवान था? क्या वह विवान वास्तव में इतने तीखे शब्द कह सकता था? रोहिणी गुस्से में और शर्मिंदा थी और निखिल को भी अपने गाल जलते हुए महसूस हुए। तुम मौत को बुला रहे हो। निखिल ने अपनी लंबी तलवार निकाली और विवान पर वार किया। तभी एक बड़ी घंटी बजी। विवान ने चौक के सामने देखा। घंटी की आवाज का मतलब था कि 9 यांग मार्शल अकादमी का मूल्यांकन वास्तव में शुरू हो गया था। यह तुम्हारी अच्छी किस्मत है कि इस समय घंटी बजी। निखिल ने विवान पर घृणा से देखा। विवान ने स्कॉफ्ट करते हुए कहा, मार्शल अकादमी का मूल्यांकन वास्तव में शुरू होने के बाद इस जगह पर सभी शोर और निजी विवाद वर्जित हैं। तुम्हें खुश होना चाहिए कि इस घंटी ने तुम्हें बचाया, अन्यथा तुम उन कुत्ते जैसे सेवकों से भी बदतर होते। तुमने क्या कहा? निखिल का चेहरा ठंडा पड़ गया।
क्या उस सस्ती औरत रोहिणी की तरह तुम्हें इंसानों की बात समझ नहीं आती? तुम वास्तव में एक दूसरे के लिए बने हो, विवान ने स्नेह किया। उसने निखिल पर ध्यान देना छोड़ दिया और भीड़ के साथ आगे बढ़ गया। निखिल और रोहिणी को गुस्से वाले भावों के साथ उसे घूरते हुए छोड़ दिया। 9 यांग मार्शल आर्ट्स अकादमी के मूल्यांकन को 3 भागों में बांटा गया है: प्रतिभा, टैलेंट, मन की स्थिति, स्टेट ऑफ माइंड और युद्ध, कॉम्बैट। आज मूल्यांकन का पहला दौर है, प्रतिभा परीक्षण। एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए प्रतिभा सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उनके भविष्य की उपलब्धियों को निर्धारित करती है। सरल शब्दों में प्रतिभा का तात्पर्य स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रति एक मार्शल आर्टिस्ट के जुड़ाव से है। यदि किसी मार्शल आर्टिस्ट में आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए पर्याप्त जुड़ाव नहीं है तो वे इसे कल्टीवेशन के लिए प्रभावी ढंग से अवशोषित नहीं कर पाएंगे और उनकी भविष्य की उपलब्धियां स्वाभाविक रूप से उच्च नहीं होंगी। इसके विपरीत यदि किसी मार्शल आर्टिस्ट का स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रति मजबूत जुड़ाव है तो वे इसे कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छी तरह से अवशोषित कर सकते हैं। यह न केवल उनकी कल्टीवेशन की गति को बेहद तेज बनाता है बल्कि भविष्य में बहुत उच्च मार्शल आर्ट्स उपलब्धियों की ओर भी ले जाता है। ठीक इसी वजह से प्रतिभा परीक्षण 9 यांग मार्शल आर्ट्स अकादमी के वार्षिक मूल्यांकन का एक अटल हिस्सा है। 9 यांग मार्शल आर्ट्स अकादमी के सामने एक ऊंचा मंच स्थापित किया गया था। इस समय एक एल्डर मंच पर चढ़े और बोले, नियमों को सभी जानते हैं लेकिन मैं उन्हें फिर से दोहराऊंगा। केवल वही जो बॉडी रिफाइनमेंट सेकंड लेयर पर हैं और जिनकी आयु 17 वर्ष से कम है वे ही मूल्यांकन में भाग लेने के योग्य हैं। जो इन शर्तों को पूरा नहीं करते हैं उन्हें अभी तुरंत चले जाना चाहिए और अकादमी के मूल्यांकन में बाधा नहीं डालनी चाहिए। 17 से कम बॉडी रिफाइनमेंट सेकंड लेयर, यह काफी सख्त है, विवान ने मन ही मन सोचा। हालांकि उसे चिंता नहीं थी, वह इस साल 16 का था, मूल्यांकन की योग्यताओं को पूरी तरह से पूरा करता था। 9 यांग मार्शल आर्ट्स अकादमी में 50 प्रतिभा परीक्षण बिंदु थे। मूल्यांकन शुरू होने के बाद उम्मीदवारों ने जल्दी से अपनी अपनी 50 कतारें बना ली। 50 कतारों में से प्रत्येक के सामने प्रतिभा का परीक्षण करने के लिए एक पत्थर की गोली स्टोन टेबलेट थी। इन पत्थर की गोलियों पर नीचे से ऊपर तक 9-5 नुकीले तारे के पैटर्न खुदे हुए थे और विशेष रूप से एक मार्शल आर्टिस्ट की प्रतिभा का परीक्षण करने के लिए उपयोग किए जाते थे। अब मूल्यांकन का पहला दौर शुरू होता है, प्रतिभा परीक्षण। मूल्यांकन में भाग लेने वाले उम्मीदवार अपना दाहिना हाथ पत्थर की गोली पर रखें और अपने शरीर के भीतर ट्रू एसेंस का संचार करें। उसके बाद पत्थर की गोली पर जितने तारे के पैटर्न चमकेंगे वही आपका प्रतिभा मूल्य होगा। एक तारा चमकने का मतलब 1 स्टार प्रतिभा, 2 तारे का मतलब 2 स्टार प्रतिभा और इसी तरह 3 स्टार प्रतिभा वाले पास होंगे। मूल्यांकन शुरू होता है, एल्डर ने घोषणा की। जैसे ही एल्डर के शब्द गिरे एक कतार में एक उम्मीदवार तुरंत आगे बढ़ा, सावधानी से अपना हाथ पत्थर की गोली पर रखा और अपने शरीर के भीतर ट्रू एसेंस का संचार किया। पलक झपकते ही पत्थर की गोली तेज चमक उठी और नीचे से ऊपर तक लगातार 2 तारे के पैटर्न चमक उठे। 2 स्टार प्रतिभा, असफल, उस कतार के प्रभारी परीक्षक ने उदासीनता से कहा। तुरंत उम्मीदवार ने इमेंस निराशा दिखाई, भीड़ से बाहर निकला और हताश होकर चला गया। उसी समय अन्य कतारों में उम्मीदवारों ने भी एक के बाद एक अपना मूल्यांकन शुरू किया। 2 स्टार प्रतिभा, असफल, 1 स्टार प्रतिभा, असफल, 2 स्टार प्रतिभा, असफल, 3 स्टार प्रतिभा, पास, 1 स्टार प्रतिभा, असफल। परीक्षकों की आवाजें लगातार पूरे चौक में गूंजती रहीं। जल्द ही आधा घंटा बीत गया। विवान कुछ हैरान था। उस आधे घंटे में 50 कतारों से लगभग 3000 लोगों ने मूल्यांकन में भाग लिया, लेकिन 100 से भी कम वास्तव में पास हुए। इतनी ऊंची निष्कासन दर, विवान ने विस्मय किया। वास्तव में वह कैसे जानता कि उत्तरी ज्वाला साम्राज्य की आबादी बड़ी होने के बावजूद उनमें से 10वें हिस्से से भी कम लोग वास्तव में मार्शल कल्टीवेशन के लिए उपयुक्त थे। और 9 यांग मार्शल आर्ट्स अकादमी की शिष्यों के लिए प्रतिभा की आवश्यकताएं मार्शल कल्टीवेशन के लिए उपयुक्त के सामान्य मानक से काफी अधिक थी। इसलिए निष्कासन दर स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक होगी, जो कि काफी सामान्य था। 2 स्टार प्रतिभा, असफल, 3 स्टार प्रतिभा, पास, 2 स्टार प्रतिभा, असफल। परीक्षक की आवाज लगातार बजती रही। तभी पास की एक कतार से एक चीख सुनाई दी। विवान ने अपना सिर घुमाया और देखा कि उस कतार के सामने एक बैंगनी कपड़े पहने आदमी खड़ा था। वह निखिल था। उसकी हथेली पत्थर की गोली पर टिकी थी और गोली पर स्पष्ट रूप से 5 तारे के पैटर्न चमक रहे थे। 5 स्टार प्रतिभा, हे भगवान, वह कौन है? क्लाउड सिटी का निखिल, नकुल का छोटा भाई। क्या तुम नहीं जानते? नकुल, शाही अभियान सेना में सेवा देने वाला नकुल। बेशक सिस, चारों ओर चर्चाएं भड़क उठीं और कई लोगों ने गहरी सांसें लीं। न केवल निखिल की 5 स्टार प्रतिभा के कारण बल्कि निखिल के बड़े भाई नकुल के कारण भी, जो एक अविश्वसनीय रूप से भयानक व्यक्ति था। परीक्षक ने निखिल को देखा और मुस्कुराया। उत्कृष्ट, वास्तव में उस व्यक्ति का छोटा भाई होने के योग्य। उत्तरी ज्वाला साम्राज्य में 2 स्टार प्रतिभा कल्टीवेशन के लिए उपयुक्त है। 3 स्टार प्रतिभा को उत्कृष्ट माना जा सकता है। 4 स्टार प्रतिभा असाधारण है और 5 स्टार प्रतिभा प्रतिभाशाली है, जिसे 10,000 में से एक कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है।
निखिल के पास 5 स्टार मार्शल आर्ट्स प्रतिभा होना वास्तव में यहाँ कई लोगों को स्तब्ध कर गया। जाओ और आराम करो, मूल्यांकन के दूसरे दौर के लिए अच्छी तरह से तैयारी करो। परीक्षक मुस्कुराया। निखिल ने सिर हिलाया और गर्व से एक तरफ चला गया। मूल्यांकन जारी रहा। निखिल के बाद रोहिणी आई। निखिल की तुलना में रोहिणी कहीं हीन थी। मुश्किल से 3 स्टार प्रतिभा तक पहुंची, बस पास होने के लिए पर्याप्त। तभी विवान की बारी आई। निखिल ज्यादा दूर नहीं गया था। विवान को पत्थर की गोली के पास जाते देखकर उसने तुरंत स्नेह किया और स्कॉफ किया। तुम सेन परिवार के आखिरी जंगली लड़के, तुम पहले बीमार और कमजोर थे। तुम अपनी दयनीय स्थिति में परीक्षण करने की हिम्मत कैसे करते हो? बस आज्ञाकारी होकर वापस जाओ। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम कुछ सेवकों को हरा सकते हो तो मार्शल आर्ट्स कल्टीवेशन कर सकते हो? खुद को मूर्ख मत बनाओ। विवान ने निखिल पर नजर डाली। उससे परेशान होने के लिए बहुत आलसी था। वह वास्तव में इस पहले परीक्षण के बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं करता था। पिछले कुछ दिनों में वह हर रात स्टारलाइट को अवशोषित करके फॉर एक्सट्रीम स्क्रिप्चर का कल्टीवेशन कर रहा था। उसके दिमाग में जो जानकारी आ रही थी उससे उसने सीखा कि स्टारलाइट स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा से कहीं अधिक मजबूत शक्ति थी। यदि वह स्टारलाइट भी खींच सकता था तो स्वर्ग और पृथ्वी की मात्र आध्यात्मिक ऊर्जा क्या थी? यह देखकर कि विवान ने वास्तव में उसे नजरअंदाज कर दिया, निखिल का भाव तुरंत और ठंडा हो गया। हम मार्शल आर्ट्स प्रतिभा जन्मजात होती है, तुम सफल नहीं हो सकते। निखिल ने विवान को देखा। उसके भाव बहुत घमंडी थे और उसने कहा, भले ही तुम्हारे पास मार्शल आर्ट्स कल्टीवेशन के लिए उपयुक्त प्रतिभा हो तो क्या तुम 5 स्टार प्रतिभा तक पहुंच सकते हो? मैं 5 स्टार प्रतिभा हूँ, एक प्रतिभाशाली, कोई जिसे तुम पूरी जिंदगी सिर्फ ऊपर देख सकते हो। उसके बगल में रोहिणी ने निखिल की बाह पकड़ी और विवान को तिरस्कार से देखा। विवान, तुम्हारे कमजोर शरीर के साथ तुम मुझसे भी तुलना नहीं कर सकते। निखिल की तो बात ही छोड़ो, ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे पास 2 स्टार प्रतिभा होगी। तुम यह पहला परीक्षण पास नहीं कर पाओगे। हार मान लो, अभी हार मानना भी देर नहीं हुई है। खुद को अपमानित मत करो। पास में कई उम्मीदवार देख रहे थे, चाहे वह पास हो या नहीं। 5 स्टार प्रतिभा बिल्कुल असंभव है। बकवास, क्या यह स्पष्ट नहीं है? कई लोगों ने चर्चा की। निखिल ने रोहिणी की कमर पर हाथ रखा और स्नेह किया। रोहिणी, तुमसे इनके उस आदमी को कुछ बताना भूल गई थी, है ना? ओह, मैं लगभग भूल ही गई थी। रोहिणी ने सिर हिलाया। एक गर्वित राजकुमारी की तरह विवान को नीचे देखते हुए बोली, विवान, मैं जानती हूँ कि तुम अनिच्छुक हो। यही कारण है कि तुमने अभी अभी जानबूझकर निखिल और मेरा विरोध किया ताकि सभी के सामने कुछ इज्जत बचा सको। हालांकि तुम कितने भी अनिच्छुक या असहज क्यों ना हो, कुछ बातें मुझे अभी भी कहनी है। ध्यान से सुनो, तुम और मैं बस एक ही स्तर पर नहीं हैं। तुम शुरू से ही मेरे लायक कभी नहीं थे। केवल निखिल जैसा प्रतिभाशाली मजबूत व्यक्ति ही मेरे साथ हो सकता है। जिससे मैं शादी करूंगी वह सिर्फ निखिल ही हो सकता है। विवान के भाव शांत थे, जैसे उसने उनके शब्द सुने ही ना हो। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसे पत्थर की गोली पर रखा। पत्थर की गोली थोड़ी कांपी और पलक झपकते ही 4 तारे के पैटर्न चमक उठे। 4 स्टार प्रतिभा उनके बगल में सभी हिल गए, आश्चर्य दिखा रहे थे। विवान ने रोहिणी को देखा, उसके चेहरे पर तिरस्कार था। 2 साल पहले क्या तुम्हें याद है कि कुछ लोग हमेशा मेरे पीछे लगे रहते थे, मुझे भाई विवान कहकर इतनी आज्ञाकारिता से, इतनी अडोरेबली बुलाते थे। अब तुम्हें देखो, एक क्लाउन की तरह। तुम्हारे जैसे किसी के द्वारा भाई विवान कहलाने के बारे में सोचना, यह वास्तव में घिनौना है। रोहिणी का चेहरा तुरंत बहुत बदसूरत हो गया। निखिल का चेहरा ठंडा था और उसने स्नॉट किया। यह सिर्फ 4 तारे हैं, काफी नहीं, मुझसे तुलना नहीं कर सकते। विवान ने अपना सिर घुमाया, निखिल को देखा और अचानक शरारत से मुस्कुराया। बस पत्थर की गोली जिस पर उसका दाहिना हाथ टिका था वह फिर से कांपी और 6 तारे के पैटर्न चमक उठे। 6 स्टार प्रतिभा, सभी की पुतलियां सिकुड़ गयीं। इस क्षण 9 यांग मार्शल आर्ट्स अकादमी के परीक्षक भी चौंक गए, आश्चर्य के भाव दिखा रहे थे। 9 यांग मार्शल आर्ट्स अकादमी की स्थापना के बाद से इतिहास में केवल एक शिष्य था जिसके पास 6 स्टार प्रतिभा थी। विवान ने निखिल को देखा और कहा, क्या 5 स्टार प्रतिभा अद्भुत है? एक प्रतिभाशाली कोई जिसे मुझे पूरी जिंदगी ऊपर देखना होगा। उसके शब्द शांत थे लेकिन उनमें व्यंग्य भरा था। निखिल का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। विवान का परीक्षण होने से पहले वह खुद को एक प्रतिभाशाली कहता रहा। यह कहता रहा कि विवान उससे कहीं हीन है और वह कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे विवान को अपनी पूरी जिंदगी ऊपर देखना होगा। अब विवान की मार्शल आर्ट्स प्रतिभा सामने आ गई और यह एक जोरदार थप्पड़ की तरह थी जिससे उसके गाल जलने लगे। 6 स्टार प्रतिभा, यह असंभव है। परीक्षण की गोली जरूर टूटी हुई होगी, उसने उदासी से कहा। उसे बोलते हुए सुनकर कई उम्मीदवारों ने संदेह दिखाया। आखिर 6 स्टार प्रतिभा बहुत चौंकाने वाली थी। परीक्षण की गोली टूटी हुई है। विवान ने निखिल को उदासीनता से देखा और कहा, एक आदमी जो हार नहीं मानना चाहता। कितना हास्यास्पद। उसका दाहिना हाथ पत्थर की गोली पर टिका रहा। उसकी नजर केंद्रित थी और उसके शरीर के भीतर ट्रू एसेंस तेजी से उमड़ रही थी। बस पत्थर की गोली कांपी और 7वां तारा पैटर्न चमक उठा। यह कैसे संभव है? आश्चर्य की आवाजें गूंज उठी। 7 स्टार प्रतिभा, यह किस तरह की अवधारणा है? यह कई लोगों ने खुद को सुन्न महसूस किया।
हालांकि यह इसका अंत नहीं था। अगले ही पल पत्थर की गोली पर 8वां तारा पैटर्न चमक उठा। 8 भीड़ स्तब्ध थी। कई लोग चौड़ी आंखों से सामने घूर रहे थे, मानो वे सपना देख रहे हों। तभी एक ठंडी आवाज गूंजी जो पूरे स्थल पर फैल गई। 9वां तारा मेरे लिए चमको। दीवान की आंखें चमकदार थीं और उसके शरीर के भीतर ट्रू एसेंस बेतहाशा उमड़ रही थी। उसके दाहिने हाथ पर जो पत्थर की गोली पर टिका था, अचानक एक हल्की चांदी की चमक दिखाई दी। उसके बाद पत्थर की गोली और भी हिंसक रूप से कांपी। अंत में 9वां तारा पैटर्न चमक उठा। 9 तारे चमक रहे थे। 9 स्टार प्रतिभा मार्शल आर्ट्स अकादमी के सामने चौक में हर कोई स्तब्ध था। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? एक उम्मीदवार ने बुदबुदाया। इस समय हर किसी की निगाह विवान पर थी। क्या इस नाजुक युवा के पास वास्तव में 9 स्टार मार्शल आर्ट्स प्रतिभा थी? काफी देर बाद परीक्षक की आश्चर्यचकित आवाज गूंजी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उत्कृष्ट 9 स्टार प्रतिभा, यह किस तरह की अवधारणा है? अपनी स्थापना के बाद से 9 यांग मार्शल आर्ट्स अकादमी ने कभी भी इतनी स्वर्ग विरोधी प्रतिभा वाले शिष्य को नहीं देखा था। पूरे उत्तरी ज्वाला राष्ट्र को देखें तो भी ऐसी प्रतिभा वाले मार्शल आर्टिस्ट फिनिक्स के पंखों और किरण के सींगों अत्यंत दुर्लभ जितने ही दुर्लभ थे। विवान ने अपना सिर घुमाया और निखिल को देखा। कैसा लगा? प्रतिभाशाली। उसने प्रतिभाशाली शब्द पर बहुत स्पष्टता से जोर दिया। व्यंग पूरी तरह से अनावरण था। निखिल का चेहरा गंभीर था। ऐसा बदसूरत लग रहा था जैसे उसने कुत्ते का मल खा लिया हो। रोहिणी पूरी तरह से अवाक रह गई थी। विवान के पास वास्तव में 9 स्टार प्रतिभा थी। 9 स्टार मार्शल आर्ट्स प्रतिभा। यह हास्यास्पद था कि उसने बार बार दावा किया था कि विवान उससे हीन था और उसके लायक नहीं था। इस समय उसे अपने गालों पर जलती हुई पीड़ा महसूस हुई। विवान ने उन दोनों पर उदासीनता से नजर डाली और खुद चला गया। निखिल ने अपने हाथों को कसकर भींच लिया। विवान को घृणा से घूर रहा था। इस समय झटका, नुकसान और अनिच्छा, हर तरह की नकारात्मक भावनाएं उसके दिल में उमड़ रही थीं, जिससे उसका चेहरा थोड़ा विकृत हो गया था। इस जगह पर कई उम्मीदवार हैरान थे। उनकी निगाहें विवान की हरकतों का पीछा कर रही थीं। कुछ सांसों के बाद ही किसी को अंततः होश आया। वह विवान वास्तव में एक सच्चा विशालकाय प्रतिभा सामने आई है। स्वर्ग को चुनौती दे रही है। स्वर्ग को चुनौती दे रही है। 9 स्टार प्रतिभा। यह अगर वह बिना किसी घटना के बढ़ता है तो वह निश्चित रूप से भविष्य में उत्तरी ज्वाला राष्ट्र को अपने पैर की एक थपकी से हिला देने वाला एक बड़ा हस्ती होगा। कई लोग खुद से बुदबुदाएं। इन उम्मीदवारों की तो बात ही छोड़ो, यहाँ तक कि पहले दौर के मूल्यांकन की अध्यक्षता करने वाला बूढ़ा आदमी भी इस समय बेहद उत्साहित था। 9 यांग मार्शल आर्ट्स अकादमी के लिए इतनी विशालकाय प्रतिभा की भर्ती करना अकादमी के लिए बिल्कुल एक बड़ा आशीर्वाद था। इस समय बूढ़े आदमी की थोड़ी धुंधली आंखें वास्तव में बहुत उज्जवल हो गयीं। मुझे तुरंत एल्डर्स को बताना होगा। वह आदमी कुछ आंदोलित था। उसने उन उम्मीदवारों को देखा जिन्होंने मूल्यांकन रोक दिया था। अपने दिल में खुशी को दबाया और अन्य परीक्षकों पर जोर से खांसा। मूल्यांकन जारी रखो, एक परीक्षक संकेत को समझते हुए जोर से चिल्लाया। प्रतिभा परीक्षण जारी रहा और 50 टीमों के लिए यह 2 घंटे तक चला और फिर समाप्त हो गया। 2 घंटे की अवधि के दौरान लगभग 2000 मार्शल आर्टिस्टों ने मूल्यांकन में भाग लिया, लेकिन अंत में केवल 500 से कुछ अधिक ही योग्य हुए। इन 500 से अधिक लोगों में से अधिकांश के पास 3 स्टार प्रतिभा थी। बहुत कम के पास 4 स्टार प्रतिभा थी। केवल निखिल के पास 5 स्टार प्रतिभा थी और 5 सितारों से ऊपर की प्रतिभा के लिए विवान ही अकेला था। जो योग्य हुए, मैं आपको बधाई देता हूँ। कृपया थोड़ी देर आराम करें। मूल्यांकन का दूसरा दौर 15 मिनट में शुरू होगा। निर्दिष्ट परीक्षक आपको जल्द ही मूल्यांकन के दूसरे दौर के स्थान पर ले जाएंगे। पहले दौर के मूल्यांकन की अध्यक्षता करने वाले बूढ़े आदमी ने जोर से घोषणा की। तुरंत बूढ़ा आदमी जल्दी से चला गया, हवा की तरह मार्शल आर्ट्स अकादमी में दौड़ता हुआ। 15 मिनट का आराम का समय जल्दी ही बीत गया। विवान ने अन्वी को अस्थायी रूप से शहर के एक परिचित बुजुर्ग व्यक्ति को सौंप दिया और फिर अन्य परीक्षार्थियों के साथ परीक्षक के मार्गदर्शन में मूल्यांकन के दूसरे दौर के लिए परीक्षण बिंदु की ओर बढ़ गया। मूल्यांकन का दूसरा दौर मनस्थिति का परीक्षण करता है। मार्शल आर्ट का मार्ग कठिनाइयों से भरा है। प्रतिभा महत्वपूर्ण है, लेकिन मन की स्थिति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अगर किसी के पास दृढ़ इच्छा शक्ति के बिना केवल शक्तिशाली प्रतिभा है तो मार्शल आर्ट में उनकी भविष्य की उपलब्धियां बहुत कम होंगी और वे कम प्रतिभा वाले लोगों से भी पीछे रह सकते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि दुनिया में कई प्रलोभन हैं, शक्ति, धन और सुंदरता। एक मार्शल कलाकार के लिए यह चीजें घातक हो सकती हैं। अगर किसी की इच्छा शक्ति दृढ़ नहीं है तो वे इन प्रलोभनों में खो जाने और आगे बढ़ने की प्रेरणा खोने की बहुत संभावना रखते हैं। इसलिए प्रतिभा केवल एक पूर्वापेक्षा है। दृढ़ मनोबल के बिना सबसे मजबूत प्रतिभा भी बेकार है। वह स्थान जहां 9 यांग मार्शल हवेली मन की स्थिति का परीक्षण करती है, हवेली के पीछे एक विशाल प्रांगण में है। प्रांगण के केंद्र में एक बड़ी संरचना है जिसे चेतना के सागर क्षेत्र में एक साधक ने अंकित किया है। यह एक भ्रम संरचना है जिसका उपयोग विशेष रूप से मार्शल कलाकार की मन की स्थिति का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। विवान अन्य परीक्षार्थियों के साथ मार्शल हवेली के पिछवाड़े में चला गया। निखिल और रोहिणी भीड़ में थे। उनके चेहरे पर अत्यंत उदासी थी।
वे विषैले सांपों की तरह विवान की पीठ को घूर रहे थे। बड़े याद अनाथ आप वापस आ गए। आगे दूसरे चरण के परीक्षण के लिए जिम्मेदार परीक्षक रुक गया। एक अधेड़ उम्र का आदमी, लगभग 47 साल का, शांत स्वभाव वाला, उस तरफ से आया। इस अधेड़ उम्र के आदमी को देखकर निखिल का चेहरा चमक उठा और वह उसके करीब चला गया। चाचा, अधेड़ उम्र के व्यक्ति के पास जाकर निखिल ने आवाज लगाई। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने सिर हिलाकर उसकी ओर देखा, लापरवाही से परीक्षार्थियों की ओर देखा और फिर सामने बैठे परीक्षक की ओर देखा। मैंने सुना है कि 9 सितारा प्रतिभा वाला एक मार्शल आर्टिस्ट है। वह कौन है? परीक्षक उत्तर देने ही वाला था कि निखिल ने उसे बीच में ही रोक दिया। यह वही है, सेन परिवार का वह जंगली बच्चा। निखिल ने विवान की ओर इशारा किया। यादना नाम का अधेड़ व्यक्ति फेंगजियान शहर के राणा परिवार से था और नोयान मार्शल हवेली के बुजुर्गों में से एक था। निखिल की बातें सुनकर उसने विवान को ठंडी निगाह से देखा। एक क्षण बाद उसने अपनी नजर हटा ली और सामने बैठे परीक्षक की ओर देखा। उन्हें परीक्षण स्थल पर ले जाएं और पहले से ही ने यादना के बारे में उन्हें सूचित करें। निर्देश देने के बाद वह पिछवाड़े की ओर चला गया। मूल्यांकन के दूसरे दौर के दौरान नोयान मार्शल हवेली के बुजुर्गों ने कभी कभी व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति दर्ज कराई। इस बार उनके भतीजे निखिल मार्शल हवेली के मूल्यांकन में भाग ले रहे थे और यहाँ तक कि उनके पास 5 सितारा प्रतिभा भी थी, इसलिए उन्हें स्वाभाविक रूप से जाकर निरीक्षण करना पड़ा। निखिल ने विवान की ओर देखते हुए व्यंग किया, फिर यादना का पीछा करते हुए पिछवाड़े की ओर चला गया। विवान की अभिव्यक्ति शांत थी, निखिल की हरकतों के प्रति अत्यधिक तिरस्कार दिखा रही थी। वह भीड़ का पीछा करता हुआ परीक्षक के मार्गदर्शन में जल्दी से दूसरे दौर के परीक्षण के स्थान पर पहुंच गया। आप सभी प्रवेश करें, जल्द ही आप एक विशाल भ्रम में फंस जाएंगे। भ्रम की विषय वस्तु परीक्षण का दूसरा दौर है। परीक्षण के इस दौर में कुल 3 चरण हैं, जिसकी समय सीमा 2 घंटे है। जो व्यक्ति जितनी जल्दी बाहर निकलेगा, उसकी मनस्थिति उतनी ही मजबूत होगी। जो व्यक्ति 2 घंटे के भीतर भ्रम से बाहर नहीं निकलेगा, उसे अयोग्य माना जाएगा और उसे बाहर कर दिया जाएगा, परीक्षक ने कहा। जैसे ही उनके शब्द निकले, परीक्षार्थी एक के बाद एक बड़ी पंक्ति में आ गए। गठन को सक्रिय करें। यह देखकर कि सभी परीक्षार्थी पंक्ति में आ गए हैं, परीक्षक जोर से चिल्लाया। विवान गठन में खड़ा था। जैसे ही उसने संरचना को सक्रिय करो शब्द सुने, उसकी आंखों के सामने का दृश्य तुरंत बदल गया। उसके सामने एक रक्त लाल स्थान दिखाई दिया, जिसमें अनगिनत भयंकर भूत अपने नुकीले दांत और पंजे दिखा रहे थे और यहाँ तक कि बैल के सिर वाले और घोड़े के चेहरे वाले राक्षस भी उसकी ओर बढ़ रहे थे। लोहे की जंजीरें खड़खड़ाने लगीं और एक बड़ी कुल्हाड़ी खतरनाक ढंग से चमक रही थी, मानो उसे अनंत नरक में घसीटने जा रही हो। विवान की अभिव्यक्ति शांत और पूरी तरह से अप्रभावित थी। 2 जिंदगियां जी लेने के बाद भी क्या वह अब भी भयंकर भूतों से डरता था? वह स्थिर खड़ा रहा और भयंकर भूत प्रेत, बैल सिर और घोड़े चेहरे वाले राक्षस उसकी ओर दौड़े और सीधे उसके शरीर से होकर गुजर गए। पहला चरण बीत गया। कैसे उबाऊ, उसने उदासीनता से अपने आप से सोचा। अगले ही पल दृश्य फिर बदल गया। जैसे ही सूरज डूबा, क्षितिज के किनारे हजारों सैनिक और घोड़े धरती को हिलाते हुए आगे बढ़े। हजारों बख्तरबंद घुड़सवार युद्ध के भाले पकड़े हुए, हर एक खूनी युद्ध की आभा में लिपटा हुआ उसकी ओर बढ़े। विवान स्थिर खड़ा रहा, उसकी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। कुछ दिन पहले क्लाउड शहर के बाहर ग्रीन माउंटेन पर उसने एक अविश्वसनीय रूप से ज्वलंत सपना देखा। 9 अपरिचित आकृतियां उसकी आंखों के सामने लड़ रही थीं, आकाश को चीर रही थीं, पृथ्वी को डुबो रही थीं और अपनी लड़ाई के कारण ब्रह्मांड के यिन और यांग को उलट रही थीं। उस सपने की तुलना में इस दृश्य का क्या महत्व था? हजारों घुड़सवारों ने हमला किया और हजारों सैनिक और घोड़े दहाड़ रहे थे। उनकी शक्तिशाली आभा आसमान में उड़ रही थी। हालांकि जब वे विवान के पास पहुँचे तो यह भ्रम खुद को बनाए नहीं रख सका। हजारों घुड़सवार तुरंत ही बिखर गए और हवा में गायब हो गए। दूसरा चरण बीत गया। अंतिम चरण, विवान ने खुद से कहा। तीसरे चरण में वह एक आलीशान महल में दिखाई दिया। महल के अंदर गुलाबी रंग की जाली लहरा रही थी और हवा में खुशबू थी। 1 दर्जन से ज्यादा दुबली पतली युवतियां पारदर्शी पतले वस्त्र पहने हुए, जिनकी त्वचा हल्की सी दिखाई दे रही थी, मनमोहक मुद्राओं में नृत्य करती हुई धीरे धीरे उसके पास आ रही थीं। तुरंत ही महल जीवंत वसंत ऋतु के माहौल से भर गया तथा हवा के हर इंच में एक असाधारण आभा घुल गई। दर्जन भर युवतियां लगातार खिलखिलाकर हंस रही थीं। उनकी हंसी आकर्षक और सम्यादना हथक थी, जैसे दर्जन भर परियां हों। चलो भी, जैसे ही दर्जन भर युवतियां विवान के खिलाफ दब गईं, उनकी जब जैसी त्वचा उसके शरीर से रगड़ खा रही थी। धीरे धीरे उनके कपड़े उतर रहे थे। एक पल में 1 दर्जन सुंदर और आकर्षक शरीर विवान के सामने नंगे हो गए। यह एक आदिम प्रलोभन था जो किसी भी व्यक्ति का खून खौला देने के लिए पर्याप्त था। चीख, विवान स्थिर खड़ा रहा। उसके होठों के कोने पर एक ठंडी व्यंग्यात्मक मुस्कान उभरी। वह सब कुछ नीचे देख रहा था। 2 जीवन जीने के बाद तथा इस दुनिया में आने के बाद, रोहिणी से जुड़ी घटना के बाद उसने एक सत्य को गहराई से समझा। इस दुनिया में यदि आपके पास पैसा नहीं है, शक्ति नहीं है और आप पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं हैं, तो सुंदर महिलाएं केवल क्षणभंगुर भ्रम हैं।
अब उसके पास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए उसके लिए यह सब महज एक भ्रम था। इस महल में खड़े होकर उसका हृदय चट्टान की तरह अविचल था, पर्वत की तरह अविचल। अब उसे बस साधना करनी थी और अधिक शक्तिशाली बनना था। इस प्रांगण में एक सफेद जेड मंच पर यादनाथ अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे करके खड़ा था और बड़ी संरचना को देख रहा था। उसके बगल में दो और लोग थे जो नोयांग मार्शल हवेली के बुजुर्ग थे। एक का नाम जसवीर और दूसरे का डोवेश था। इस मूल्यांकन में कई असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। मुझे बताइए, आपको क्या लगता है कि इस दूसरे दौर में भ्रम से सबसे पहले कौन उभरेगा? जसवीर ने कहा। उसने आगे की बड़ी संरचना को देखा, लेकिन उसकी नजरें विवान पर टिकी थीं। मूल्यांकन के पहले दौर के लिए जिम्मेदार बुजुर्ग ने पहले ही जसवीर और अन्य बुजुर्गों को प्रतिभा मूल्यांकन के परिणाम यादुनाथ के बारे में सूचित कर दिया था। जसवीर को स्वाभाविक रूप से ऐसी 9 सितारा प्रतिभा से बहुत उम्मीदें थी। यह कहना मुश्किल है, मन की स्थिति का प्रतिभा से कोई संबंध नहीं है। कुछ मार्शल कलाकारों में बहुत अधिक प्रतिभा होती है, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति बहुत कमजोर होती है। दूसरों में बहुत कम प्रतिभा होती है या साधना के लिए कोई प्रतिभा भी नहीं होती, फिर भी उनकी इच्छा शक्ति अविश्वसनीय रूप से दृढ़ होती है। डोवेश ने अपना सिर हिलाया। यादुनाथ ही, तुम्हें क्या लगता है? ऊपर की तरह शडोन ने हंसते हुए कहा। हालांकि परीक्षार्थियों के इस बैच की प्रतिभा चाहे कितनी भी उत्कृष्ट क्यों न हो, अकेले इच्छा शक्ति के मामले में कोई भी उस बच्चे नकुल की तुलना नहीं कर सकता। वह बच्चा सबसे मजबूत इच्छा शक्ति वाला मार्शल आर्टिस्ट है जिसे मैंने अपने जीवन में कभी देखा है। यह सच है। उस आदमी का मार्शल दिल वाकई भयानक है। वह वास्तव में मार्शल आर्ट के लिए ही पैदा हुआ था। जसवीर ने सहमति जताई। नकुल यादुनाथ का भतीजा था। उन्हें इस तरह बोलते हुए सुनकर यादुनाथ मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। निखिल अपने बड़े भाई से प्रभावित है, उसकी इच्छा शक्ति खराब नहीं होगी। मुझे लगता है कि निखिल के भ्रम से बाहर निकलने की संभावना सबसे पहले है, यादुनाथ ने कहा। डोवेश ने सिर हिलाया। यह बहुत संभव है। इसकी बात करें तो नकुल को तब कितना समय लगा था? ऐसा लग रहा था कि 15 मिनट लगे होंगे, है ना? वाकई 15 मिनट हो गए। अगर हिसाब लगाया जाए तो सिर्फ आधा घंटा बीता है, इसलिए हम अभी भी थोड़ा आराम कर सकते हैं। तीनों बातें करने लगे और हंसने लगे। हालांकि अगले ही पल उन तीनों के भाव एक साथ जम गए। आगे भव्य संरचना के भीतर विवान ने अचानक अपनी आंखें खोली। क्या चल रहा है? यह हो सकता है। तीनों ने एक साथ रंग बदल लिया। भव्य संरचना के भीतर विवान ने संरचना में अन्य परीक्षार्थियों पर शांति से नजर डाली। फिर परीक्षक की चौड़ी आंखों के नीचे वह शांति और धैर्यपूर्वक संरचना से बाहर चला गया। यह विवान को एक तरफ जाते देख दूसरे चरण के मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार परीक्षक लगभग मौके पर ही पत्थर बन गया। आधे घंटे बाद वह भ्रम से बाहर आ गया।